नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम जो आपको बात करेंगे, देखिए आज जो हम सिलेबस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे क्लास 10 की आपकी सिलेबस रहेगी और क्लास 10 की सिलेबस में हम साइंस पोर्शन आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, साइंस पोर्शन में आज हम ये देखेंगे कि हमें साइंस में अब क्योंकि देखिए आपका पेपर बहुत नजदीक है, 24 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है, तो पेपर को मद्देनजर देखते हुए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें अब साइंस में सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, ऐसा कौन कौन सा चीज, ऐसे कौन कौन सा टॉपिक पढ़े जो हमारा एग्जाम में फंस जाए। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिकों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं कितने नंबर पर क्या कितना आता है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो लिखा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री की पार्ट होता है। केमिस्ट्री आपका 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, 20 नंबर का पहले केमिस्ट्री आपका आ जाता है। केमिस्ट्री में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, 20 नंबर का जो केमिस्ट्री यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आपको रासायनिक अपक्रियाओं की बात की जा रही है। रासायनिक अपक्रियाओं की बात की जा रही है, तो रासायनिक समीकरण को देखिए संतुलित करना। यहाँ पर जो संतुलित करने वाली जो चीज होती है, 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्त पूछा ही जाता है। ऐसे 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन आपको दे देगा और आपसे कहेगा इसको बैलेंस करिए, इसको संतुलित करिए, तो आपको संतुलित करके यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा कि आपका यहाँ पर देखिए रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में आपको देखना है, जिसमें रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार संयोजन अपक्रिया हो गया, अपघटन या वियोजन अपक्रिया हो गया, विस्थापन अपक्रिया हो जाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया, और क्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन या क्या होता है अपचयन अपक्रिया होता है। ठीक है, तो इन अपक्रियाओं के बारे में पूछना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि इन अपक्रियाओं के बारे में आपको 3-4 अपक्रिया देंगे, आपको टिप्पणी 4 नंबर 5 नंबर का टिप्पणी लिखने के लिए आपको दे देता है। ठीक है, तो पहले वाले चैप्टर में आपको देखना है कि सबसे पहले हम कोई भी अगर पार्ट हमें रिएक्शन दे दिया जाता है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, वो बैलेंस करना यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें सिर्फ अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ना है। अपक्रियाओं के प्रकार में हमने कहा कि संयोजन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया के नाम से भी जाना जाएगा। आपको विस्थापन या जिसको द्विविस्थापन कहते हैं इसको भी आपको पढ़ लेना है। एक अवक्षेपण अपक्रिया, एक उदासीनीकरण होता है, इसे भी आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, उपचयन तथा अपचयन पढ़ना है, तो 5-6 क्रियाएं हो जाती हैं। इन 5-6 क्रियाओं को पहले चैप्टर से आपको पढ़ना है। तो पहले चैप्टर में दोस्त कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखिएगा सबसे पहले बैलेंस आपको आना चाहिए कि कैसे केमिस्ट्री का हम जैसे अगर कोई दे दिया जाता है, कोई कंपाउंड कोई रिएक्शन दे दिया जाता है, उस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, उस बैलेंस को यहाँ पर आपको सीखना है। और उसके बाद जो 5-6 क्रियाओं के बारे में, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अम्ल क्षार तथा लवण आ जाता है, दूसरा चैप्टर होता है। अम्ल आपको पता है कि जो OH धनायन देता है और OH ऋणायन देता है, क्या होता है क्षार होता है। जहां पर दोनों स्थितियां मिल जाती है आपका क्या हो जाता है लवण हो जाता है। जिसमें आप यहाँ पर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है, देखिए पीएच पैमाना के बारे में भी आपको पढ़ना है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, तो इसमें आपको पढ़ लेना है। तो दूसरे चैप्टर में सबसे पहले अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लेना है कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, क्षार का भौतिक गुण क्या होता है। ठीक है, इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ लेना है बस। उसके बाद फिर हमें चलना है, फिर पीएच का देखेंगे, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, जिसको पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, तो इसे हमें पढ़ लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपका विरंजक चूर्ण है जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग सोडा है खाने वाला सोडा, एक धावन सोडा होता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, कि इनका विधि और इनका उपयोग के बारे में हमें पढ़ना है कि मतलब इसको कैसे बनाते हैं और इनका कहां पर यूज किया जाता है, कहां पर प्रयोग किया जाता है, इतना पढ़ना है। तो दूसरे चैप्टर में आपको क्या करना है कि अम्ल क्षार के रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में पढ़ लेना और अम्ल क्षार क्या होते हैं, इतना पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर हमें पीएच का हमारे दैनिक जीवन में कहां महत्व होता है, तो उसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपने देखे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है वो पढ़ लेना है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको NaOH कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसके बारे में पढ़ना है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका कहां पर उपयोग होता है, ये आपको पढ़ लेना है। फिर बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ज्यादा। तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सभी टॉपिकों को हम एक एक चैप्टर लेके आपको आएंगे और अच्छे से आपको यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको चीजों को क्या करेंगे, हल कराएंगे। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ यही देख रहे हैं कि हमें कौन से चैप्टर में किस टॉपिक को पढ़ना है। देखिए समय तो हमारे पास बहुत कम है, तो समय को देखते हुए दोस्त क्या करना है कि हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़े जो हमें एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमने कहा था कि अम्ल और क्षार के भौतिक गुण रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको पीएच पैमाने के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। फिर पीएच का महत्व कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ लेना है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनको बनाते कैसे हैं, इनका उपयोग कहाँ पर होता है, इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है।
तो आपने देखा कि पहले वाले चैप्टर में किसी चीज को बैलेंस कैसे किया जाता है उन्हें हमें सीखना है। साथ ही साथ अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ना है। 5-6 अपक्रियाएं हैं जिसमें हमने संयोजन अपक्रिया, अपघटन कहा, द्विविस्थापन कहा, अवक्षेपण अपक्रिया कहा, उदासीनीकरण कहा, उपचयन और अपचयन कहा। बस इतनी अपक्रियाओं के बारे में पढ़ लेना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर धातु और अधातु के बारे में क्या देखना है। धातु और धातुओं के गुणधर्म और आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म के आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम धातु और अधातु के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है, धातु क्या होता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे और साथ साथ आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। एक सक्रियता श्रेणी होता है, सक्रियता श्रेणी भी बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है। तो सक्रियता जिसको एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है, इसको भी हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, और सीरीज को अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आप आराम से करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो जाता है। साथ में धातु कर्म क्या होता है उनका है, और संक्षारण क्या होता है, जो आप जानते हैं कि जहाँ पे जंग, किसी भी वस्तु को खुले में छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, वही प्रक्रिया हमारी संक्षारण कहती है। और संक्षारण से कैसे हम बचेंगे, इन चीजों को यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर धातु अधातु के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है, आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, इनके गुणधर्म के बारे में पढ़ लेना है, और फिर साथ ही साथ संक्षारण तथा उसका निवारण पढ़ लेना है। इसमें शब्द आएगा धातु कर्म से रिलेटेड, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, ये 3 टॉपिक और होते हैं जिसको हम देखिए, एक आपका तो क्या हो जाएगा जिसको भर्जन, और एक आपका क्या हो जाता है निस्तापन, और एक आपका क्या हो जाता है प्रगलन। इन 3 टॉपिकों को यहाँ पर और पढ़ना है, भर्जन, निस्तापन और क्या प्रगलन, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद चौथा चैप्टर चलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बताएं केमिस्ट्री में लगभग 10 नंबर का रोल तो यही से उठा लेता है, कंपाउंड यौगिक से, जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका है, जिसमें कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी बंध के बारे में कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए दे देता है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो साझेदारी जहां पर इलेक्ट्रॉनिक होती है उसको सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए दे देता है। समजातीय श्रेणी जिसको सजातीय श्रेणी कहा जाता है, सजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह जिसको क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है, ये सब टिप्पणियां होंगे। और कार्बनिक यौगिकों जैसे हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप जब इस चैप्टर में जाएंगे तो अगर आपको टीचर पढ़ाया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड यौगिक में हमें कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त आप सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है, कार्बन कैसा नेचर रखता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 होता है। इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है, कभी ग्रहण भी करना चाहता है। तो ये सब उसका क्या होता है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। फिर एक सजातीय श्रेणी होता है जिसमें CH2 का अंतर होता है, जिसका अनुभाग 14 होता है। तो ये सजातीय श्रेणी होती है, इसके अंतर्गत एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ना है। फिर आपको क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ लेना, इनकी टिप्पणियां जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। उसके बाद फिर इनके अंतर्गत ये हमारे क्रियात्मक समूह है जिसको एल्काइन CnH2n-2 होता है, और एल्केन CnH2n+2 होता है, एल्कीन CnH2n होता है। एक हाइलोजन ग्रुप में जैसे आपका आएगा Cl, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, ये सब हाइलोजन ग्रुप के होते हैं। एल्कोहल जो OH होता है, कीटोन जो CO होता है, एक एल्डिहाइड होता है जिसको CHO के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर इन सब समूहों के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं दोस्त, तो हमें क्या होता है कि IUPAC नाम पद्धति को बड़ा आसानी से आ जाता है। 4 नंबर तक का IUPAC नाम पद्धति 3-4 को आपसे दे देगा और उससे कहेगा इनका IUPAC नाम बताइए, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है। संतृप्त के अंतर्गत आपको बता दें दोस्त सिर्फ एल्केन आता है, और असंतृप्त के अंतर्गत आपको क्या आता है, एल्केन और एल्कीन दोनों आता है। ठीक है, ये चीज, और ये सब हाइड्रोकार्बन के ही भाग होते हैं।
कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म आपको देखना है, जिसमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन क्रिया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एथेनॉल और एथेनोइक अम्लों, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक के बारे में भी हमें चर्चा करके अच्छे से बताना है। आपको बता दें 10 नंबर का चैप्टर है, लगभग 10 नंबर का आपको बता दें, 20 नंबर का पूरी केमिस्ट्री पार्ट होता है, 10 नंबर तो लगभग दोस्त यहीं से उठा लेता है, यूपीएससी पद्धति दे देगा। और आपको देखिए कभी कभी पूछेगा कि दहन अपक्रिया क्या, इनके रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जो कोई भी पदार्थ जैसे कोयला होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हीट कराया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होता है, वो अपक्रिया दहन अपक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, संकलन अपक्रिया जहां पर चीजों को जोड़ना होता है, प्रतिस्थापन यानी परमाणुओं की अदला बदली होता है, वो प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है। एथेनॉल होता है जिसको एथिल अल्कोहल के भी नाम से जाना जाता है, C2H5OH होता है। एथेनोइक अम्ल होता है जिसको CH3COOH होता है, जिसको एसिटिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनके हमें गुणधर्म, इनके रासायनिक गुणधर्म आपसे पूछेगा कि एथेनॉल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, साथ ही साथ इसके 3 रासायनिक गुणधर्म के बारे में लिखिए और इसका उपयोग लिखिए, आपसे ऐसे पूछेगा। तो एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद साबुन क्या होता है, साबुन कैसे बनता है, और डिटर्जेंट यानी अपमार्जक भी आपका कैसे बनता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में सिर्फ यही टॉपिक आपको पढ़ना, और बाकी का फालतू का चीज आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं है। तो जितना आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं उसी चीज को आप लेके चलिएगा अच्छे से। आपका यहाँ पर केमिस्ट्री पे 20 में 20 आपको कोई नहीं रोक सकता कि 20 में 20 आपका कम आए। जितने टॉपिकों कह रहे हो उतने टॉपिकों को आप कवर करके चलिएगा दोस्त, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या बायोलॉजी का पार्ट आ जाता है, जिसको जैव जगत कहा जाता है। अंक आपका 20 नंबर का होता है, बायोलॉजी का भी होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहले चैप्टर में जैव प्रक्रम में क्या पढ़ना है, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण देखना है, श्वसन, परिवहन और क्या उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा होता है, ठीक है। अब जब हम देखें सजीव पौधों तथा जंतुओं में कैसा पोषण होता है, ठीक है, श्वसन के बारे में देखना होता है, परिवहन के बारे में देखना होता है तथा उत्सर्जन के बारे में देखना होता है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजों को हम देख के चलेंगे, ठीक है। यहाँ से भी बड़ा पहला चैप्टर आपका जो जैव जगत है, जैव प्रक्रम, इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पाचन तंत्र हो गया, नेफ्रॉन की संरचना हो जाती है, हृदय की संरचना हो जाती है। तो इन सब चीजों को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे और इनका फिगर भी अच्छे से हमें आना चाहिए, ठीक है, ये बात होती है। हालांकि देखिए आपको यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन एक वीडियो आपको लेके आएंगे और उसमें हम ये बताएंगे कि सिर्फ हमें कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक की सारे डिटेल के बारे में आपको वहां पर हम समझाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण में समन्वय होता है, पौधे में विशिष्ट गति कैसा होता है, पादप हार्मोन के बारे में परिचय होगा। जंतुओं में नियंत्रण में समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियों तथा अनैच्छिक पेशियों के बारे में आपसे पूछेगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समन्वय, जंतुओं एवं जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण में समन्वय, पौधों में विशिष्ट गति, पादप हार्मोन का परिचय, ठीक है। तो इन सब चीजों को यहाँ पर दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा, देखिएगा ये आपका फिर वही हो जाता है। एक चैप्टर आपका प्रजनन होता है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। जंतुओं तथा पौधों प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक होगा, जंतुओं में देखेंगे और पौधों में देखेंगे। प्रजनन स्वास्थ्य आप देखेंगे, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन के बारे में देखा जाएगा कि विधियां, सुरक्षित यौन संबंध एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जन्म स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। एक चैप्टर आता है अनुवांशिकता आपका आता है, ठीक, अनुवांशिकता जिसमें मेंडल का योगदान, लक्षणों की अवगति का नियम होगा, लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो अब यहाँ पर देखिए तो ये आपका यहाँ हो जाता है। एक आपका यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर प्राकृतिक घटनाओं की संवृत्तियां के बारे में देखेंगे, देखिएगा। देखिए अब हमारा चलेगा फिजिक्स का पार्ट, ठीक है। तो फिजिक्स वाले पार्ट में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है, और वक्रता के मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र निगमन नहीं करना है, निगमन यहाँ पर मना किया गया है, ठीक है। उनका निगमन नहीं, बस कोई फार्मूला चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आवर्धन देखिए, उसके बाद हमें अपवर्तन और अपवर्तन का नियम हो, अपवर्तनांक हो, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन या गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है इनकी कोई। जैसे आप एक दर्पण का फार्मूला होता है 1/f 1/b प्लस 1/ क्या होता है, u होता है। अगर यही चीज लेंस के लिए आपसे पूछा जाता है तो ये आप ये चीज बताते, ठीक है।
तो इनका प्रूफ होता है, तो यहाँ पर इनके कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, बस फार्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से उन चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मानव नेत्र में लेंस का कार्य कैसा होता है, दृष्टि दोष, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, गोली दर्पण तथा लेंसों का क्या रहेगा, अनुप्रयोग रहेगा, इसमें हमें यहाँ पर पढ़ना। तो ये पहला चैप्टर हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, मानव नेत्र। दूसरा चैप्टर हो जाता है कि दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, चरा दृष्टि दोष, 3 दोष के बारे में यहाँ पर दोष यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो इन सब टॉपिकों को हमें लेके चलना है, इनको कवर करना है। अच्छा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में क्या होता है, इसका अनुप्रयोग, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद विद्युत का प्रभाव, अंक 13, वो आपका 12 नंबर का था, वहां तक जब आप चलेंगे तो आपको 12 नंबर आपको मिलेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट हो जाता है, विद्युत से स्टार्ट हो जाता है, इस चीज में आप देख सकते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। विद्युत धारा देखना, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत शक्ति, पीवीआई तथा आर में अंतर संबंध भी हमें यहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र किसी विद्युत धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाहिक चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। देख लीजिए 2 चैप्टर है जो कि 13 नंबर का चैप्टर है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन आपका एक होता है जो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, फिर टोटल आपका 65 हो चुका है, 5 आपका मिल जाएगा तो 70 हो जाएगा। हमारे पर्यावरण परितंत्र होगा, ठीक है, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन हो जाएगा, अपशिष्ट उत्पादन निवारण या जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन सब टॉपिकों को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज भी करना है, ठीक है। जो पढ़े उसको अच्छे से हम रिवाइज करते हैं, बार बार उसे पढ़ना चाहिए। तो आपने देखा कि 70 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से दे दिया जाएगा, 70 नंबर आपको थ्योरी यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो किन किन टॉपिकों को पढ़ना आज हमने वो चर्चा की, ठीक है। उसके बाद आप देखते चलेगा, उसके बाद हम हर एक टॉपिकों में आप देखेंगे, हर एक वीडियो में आपको जितने भी टॉपिक यहाँ पर होगा, अभी तो एक एक चैप्टर आपको जैसे केमिस्ट्री का पार्ट लेके आएंगे तो आपको उसमें सारे डिस्कस कर देंगे, तो हमें कौन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना है, सिर्फ उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे बस, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। उस चीज को देखते हुए हमें वही टॉपिक को लेके चलना है जो हमें सिर्फ एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखते हैं दोस्त, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।